इस सेशन में बात होगी ऑपरेशन सिंदूर की, देश की रक्षा की, डिफेंस की और बहुत सारी ऐसी निटिग्रिटीज़ की जो कि आम जनता से अछूती रहती हैं। हम बात करेंगे मल्टी डोमेन ऑपरेशन की, नेट सेंट्रिक वॉरफेयर की, जॉइंटनेस की, संयुक्तता की और थिएटराइजेशन की। ये सारे इश्यूज़ वो हैं जो इस वक्त फ़िलहाल चल रहे हैं। हम स्वागत करेंगे अपने तीनों मेहमानों का और परिचय की देने की मुझे शायद दरकार अब इसलिए नहीं है क्योंकि ये परिचय ऑलरेडी हमारी कलीग दे चुकी हैं सर आप लोगों का। तो सबसे पहले मैं सवालों का सिलसिला ही सबसे पहले शुरू करता हूँ। एक ऐसी घटना जिसने शायद भारत की जो सैन्य डॉक्ट्रिन है उसको हमेशा के लिए बदल दिया है और हाल ही में हमने उसकी पहली वर्षगांठ भी देखी। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर की। मैं सबसे पहले मेजर जनरल चानन आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर ने सर प्लीज हैव इट, ऑपरेशन सिंदूर ने हाल ही में हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ और बल्कि मैं ये नहीं कहूँगा ऑपरेशन सिंदूर का पहला चरण हुआ। ऑपरेशन सिंदूर ने देश में की जो सैन्य संस्कृति है उसके लिए क्या बदला है? थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं इसको थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट करके थोड़ा बड़े तरीके से इसका जवाब देना चाहूँगा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर शायद जो हमारा एक एब्सोल्यूट ज़ीरो टॉलरेंस और रिस्पांस स्ट्रेटजी बना है उसका मोस्ट इमीडिएट जो हमारे जहन में जो मोस्ट रीसेंट एक एक्शन था वो है और शायद स्केल में सबसे बड़ा एक्शन है। बट ये कंप्लीट चीज़ जो है उड़ी में 2019 में जब शुरू हुआ था तब से ये स्ट्रेटजी जो है इन प्लेस है। प्रॉबेबली स्केल, वॉल्यूम और इफेक्ट जो है वो इस बार सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे ज़्यादा फर्म हुआ है। इसलिए ये और सेकंड इशू ये है कि इसके अंदर जो पुराने समय में हमने उड़ी का सर्जिकल स्ट्राइक्स किया था या उसके बाद में बालाकोट में जो किया था तो उसके अंदर चंद एक छोटी छोटी सवाल उठ रहे थे, अनरीजनेबली उठ रहे थे, लेकिन इस बार ये पूरी चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंटली और सबके सामने इन अ वेरी फर्म एंड इक्वी वोकल मैनर रखी गई हैं। तो शायद इसलिए इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत एक ज़्यादा बड़े तरीके से हमारे सामने आया है। फर्स्ट। सेकंड चीज़ जो मैं आपको बतानी चाहूँगा और इसमें मैं लगभग सभी को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ कि पुरानी जितनी भी लड़ाई होती थी वो तमाम लड़ाई एक इंडस्ट्रियल एज वॉर फाइटिंग होती थी। हथियार, बड़े बड़े हथियार, हवाई जहाज, शिप्स, जिसके पास ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है, जिसकी इंडस्ट्री ज़्यादा पावरफुल है, वो एक दूसरे देश के ऊपर अपने विल को ज़्यादा अच्छे से इम्पोज करता था, जिसको मैं इंडस्ट्रियल एज वॉर फाइटिंग के तौर पे बोलता हूँ। अभी कुछ सालों से जो वॉर फाइटिंग है वो इंडस्ट्रियल एज वॉर फाइटिंग से बदली होकर इंफॉर्मेशन एज वॉर फाइटिंग में आ गई है। इसके अंदर एसिमेट्री का बहुत बड़ा हाल है। अब जरूरी नहीं कि जो ज़्यादा ताकतवर है वो जीतेगा, जो टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल करता है वो जीतेगा, जिसके पास इनोवेशन का पोटेंशियल बहुत ऊंचा है वो जीतेगा, जिसके पास में प्रॉबेबली उसको माइंड टू बैटलफील्ड लाने की क्षमता जो है वो अच्छी है, वो जो है वो डिसाइसिवली आगे होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं जो हम 2014 से मेक इन इंडिया वगैरह और इस तरह की चेष्टाएं कर रहे हैं, सिंदूर में प्रॉबेबली जाके ये सब चीज़ें एक साथ इकट्ठी हुई और हमने अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी से एक बहुत अच्छा वॉर फाइटिंग के ऊपर इम्पैक्ट दिया। तो दिस इज़ प्रॉबेबली द मोस्ट मेजर लैंडमार्क। जी। मैं विंग कमांडर मनोज आपसे ये सवाल समझना चाहूँगा। एक चीज़ जो देखने में आती है वो ये कि पाकिस्तान ने अपनी रीति नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया है। बिल्कुल सही। जो क्रॉस बॉर्डर जो टेरर कैंप्स हैं वो अब भी जारी हैं। उनकी मात्रा भले घटती बढ़ती रही हो, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार भी हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर के पार भी हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत डीप उन्होंने अफगान बॉर्डर के करीब भी अपने कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स जैश और लश्कर ने बनाए हैं। आपको लगता है कि ये नेचुरली चूँकि भारत की करीबी से इसको दूर ले जाने की कोशिश है, बहावलपुर की तुलना में उसको दूर ले जाने की कोशिश है, वो डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक
क्या इंडियन एयरफोर्स के पास या हमारी फोर्सेस के पास मौजूद है कि अफ़गान बॉर्डर के करीब भी उनको हिट कर सके? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा है। एंड मैं लास्ट ईयर ही रिटायर हुआ हूँ, मैं काफ़ी पुराना नहीं हूँ। आई थिंक द यंगेस्ट राइट नाउ। सो मैं लास्ट ईयर रिटायर हुआ हूँ, ऑपरेशन सिंदूर करके ही रिटायर हुआ हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ थोड़ा क्लियर समझा सकता हूँ, बता एक बार सकता हूँ। जोरदार तालियां बजाइए, न सिर्फ विंग कमांडर मनोज के लिए, बल्कि मैं ये कहूँगा कि उन अनसंग हीरोज़ के लिए भी जो सरहद पर तैनात होते हैं और उसी की वजह से हम अपने देश में चैन की नींद सो पाते हैं। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इस पे मैं आप देशवासियों को एक चीज़ पक्का बता सकता हूँ कि अब हमारे देश के लिए हम पहले वाले भारत बचे नहीं हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने जो अभी चल भी रहा है, मेजर सर ने बोला भी, एक चीज़ चेंज कर दी है। जो हम सोच की बातें करते हैं वो चेंज हो चुकी है। अब पाकिस्तान का तो नाम हम लेना भी नहीं चाहेंगे इस फोरम पे, अदरवाइज़ भी। अब पूरे विश्व में एक अलग भारत की तरह दिखता है। अब हम वो वाले भारत नहीं बचे हैं जहाँ पे लोग आएंगे, हमें मारेंगे या फिर हमारे पर अटैक करेंगे, हम उसके बारे में बातें करेंगे। अब सबको क्लियर समझ आ गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, देयर इज़ नो लैंड, ऐसी विश्व में कोई भी धरती पे ज़मीन नहीं बची है जहाँ से वो हमारे पर अटैक करेंगे, वो बच जाएंगे। और हम अटैक ऐसा करेंगे कि आपको भी याद रहेगा, आपकी आने वाली जनरेशन्स को भी याद रहेगा। तो जो भावलपुर और बाकी आप जगहों के नाम बता रहे हैं, ये हमारे टारगेट लिस्ट में बहुत पहले से थे। हमारी सरकार, ये एक ऐसा ऑपरेशन था पहली बार जिसमें आई थिंक पहली वाली रो में जो लोग बैठे हुए इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। पूरे देश के सब नागरिकों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब आप लोग सोचेंगे मैं कैसे बोल रहा हूँ ये चीज़। ये पहला ऑपरेशन था जिसमें पहली बार इंडिया की माइट, इंडिया की शक्ति, जिसमें ड्रोन्स और अनमैन वॉरफेयर में छोटे छोटे स्टार्टअप्स ने पार्टिसिपेट किया। पहली बार ऐसा हुआ था कि हम लोग किसी विदेशी हथियारों से ना लड़के अपने स्वदेशी ड्रोनों से लड़ रहे थे। तो लोगों ने कनेक्ट किया इससे। आपने देखा हो कितने सारे प्रशंसा पत्र दिए गए थे रक्षा मंत्री के द्वारा। तो वो कहने की बात नहीं थी, प्रैक्टिकली हुआ ग्राउंड पे। और एक छोटे छोटे बच्चे, कॉलेज के स्टूडेंट्स ने, कॉलेज के निकली हुई कंपनीज़ ने वो हथियार बनाए और वो हथियार अभी भी बन रहे हैं एज वी स्पीक राइट नाउ। तो मैंने उसी टेक्नोलॉजी पे काम किया था जो इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में यूज़ हुई। सर, आपसे सर पूछना चाहूँगा मैं, नौसेना से जुड़ा हुआ सवाल ये है, हाल ही में हमने वेस्ट एशिया क्राइसिस देखा। वो युद्ध भले अभी फ़िलहाल थमा हुआ नज़र आ रहा हो, लेकिन पश्चिम एशिया संकट मुँह बाएँ खड़ा है। ये जो वॉरफेयर है, और अभी चानन साहब बात कर रहे थे एसिमेट्रिक वॉरफेयर की, भारत इस वेस्ट एशिया वॉर से क्या सीख सकता है? वो कौन सी चीज़ें हैं जो भारत सीख सकता है, और आपको क्या लगता है कि भारत सीख रहा है या उसके सीखने की पेस वैसी ही है जैसी कि दरकार होनी चाहिए? ये हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो इंटरनेशनल वाटरवे है, और यहाँ से ट्रेड के मायने से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इट्स ए इंटरनेशनल वाटरवे, और एज पर द यूएन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, देयर शुड बी अ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सो दैट ट्रेड कैन मूव फ्रीली। क्योंकि जो ट्रेड है, जो ऑयल है, वो इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से आता है। तो हमारे लिए भी, पूरे विश्व के लिए भी आर्थिक दृष्टिकोण से इस स्ट्रेट का बहुत इम्पोर्टेंस है। और आपने जिक्र किया कि जब यहाँ पे क्राइसिस हुई तो इसकी क्राइसिस वेस्ट एशिया में हुई। हमने इसका रिस्पॉन्स दिया। हमारी नेवी डिप्लॉयड है, गल्फ ऑफ ओमान में डिप्लॉयड है, जो जस्ट हॉर्मुज स्ट्रेट के बाहर है, और वहाँ से हम अपनी सारी जहाज को एस्कॉर्ट करके ले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एस्कॉर्ट मिशन, जिसको हम एस्कॉर्ट करते हैं। तो अगर आपने गवर्नमेंट का स्टैंड देखा होगा तो गवर्नमेंट ने बोला है कि हम इस इशू को डिप्लोमेसी एंड डायलॉग से रिजॉल्व करना चाहेंगे, अन्यथा जो इसके रिपरकशंस होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। जहाँ तक भारतीय नौसेना का सवाल है, हमने अपनी स्कॉट फोर्स को डिप्लॉय किया है, और हमारी फोर्सेस आर टोटली कमिटेड to ensure that this line of trade is secured